नमस्कार, मैं हूं अजय और हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर असौड़ा में एक नर्सरी में भीषण आग लग गई। तस्वीर देखिए किस तरह से धू धू कर आग की लपटें उठ रही हैं। नर्सरी की आग स्कूल की तरफ फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चला है, लेकिन देखिए आग ने कैसा रुख अख्तियार किया था। पूरी नर्सरी धू धू कर जल उठी। काफी देर तक आग यूं ही फैली रही और इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इस नर्सरी के भीतर सब कुछ जलकर खाक हो गया। क्यों आग लगी, कैसे आग लगी, इस बात की जानकारी अभी भी नहीं मिल रही है, लेकिन किस तरह आग लगी ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हापुड़ में एक नर्सरी में आग, जो स्कूल के बिल्कुल सटा हुआ था। स्कूल में भी तक भी आग फैली। पल्ली तरफ भी पहुंच सकती है। मैं टोटला नहीं हूँ, मैं बस टाको टा बोलता हूँ। टगड़ सिंह ने टंग होके टगड़ी कमर पे टगड़ी बांध के टांग टंगाई। अटकता नहीं है एकदम से। प्यारी सी रूही के शरीर में चिपटा खौफनाक सा आया है, कुछ करना पड़ेगा। क्या है सब? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हम नॉनवेज नहीं खाते। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, जो खाती नॉनवेज वो तो खागी नॉनवेज। चुड़ैल से पीछे छुड़ाना मुश्किल नहीं, असंभव है। मुझे तो मोहब्बत होली भाई। अब अगर जे भी मुझे लव यू टू करती ना, तो पलट के जरूर देखेगी। पलट नहीं। बहुत कठिन है। लखनऊ से बड़ी खबर है। पीएफआई से जुड़े 2 संदिग्ध लखनऊ में गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं आपको। लखनऊ में बम विस्फोट की साजिश को नाकाम किया गया है। केरल से आए थे पीएफआई से जुड़े दोनों युवक। लखनऊ को दहलाने की थी साजिश। गिरफ्तार आरोपियों से विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। पीएफआई का मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ने किया है गिरफ्तार। बदरुद्दीन और फिरोज खान ने विस्फोटक बरामद किया है। उच्च क्षमता के 16 विस्फोटक डिवाइस, बैटरी, डेटोनेटर और लाल रंग के तार भी बरामद हुए हैं। आरोपियों से 32 बोर की एक पिस्टल भी बरामद हुई है। 7 जिंदा कारतूस। बसंत पंचमी पर हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में विस्फोट की तैयारी थी। वर्ग विशेष के युवकों को देश के खिलाफ तैयार कर रही है पीएफआई। उत्तर प्रदेश ने आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका संबंध पीएफआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है और इनका नाम अंसद बदरुद्दीन, जो कि केरला के रहने वाले हैं, और दूसरा फिरोज खान, ये भी केरला के रहने वाले हैं। हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए लखनऊ से। ऋषभ, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी कामयाबी भी। लखनऊ को दहलाने की फिर से एक बार साजिश थी और इस बार तो बिल्कुल आतंकी वारदात को अंजाम देने का इरादा था।
अजय देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कही है। आज वसंत पंचमी है और कल पीएफआई का स्थापना दिवस है। इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी कि वसंत पंचमी के दिन में जब हिंदूवादी संगठनों द्वारा अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जाते हैं, जहां पर तमाम भीड़ जुटती है, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े बड़े बड़े चेहरे जहां पर उपस्थित होते हैं, वहां पर इनकी विस्फोट करने की साजिश थी। तो एक बड़ी कामयाबी फिलहाल जरूर है कि 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। उनके पास से एक हाई क्वालिटी के एक्सप्लोसिव डिवाइस, बैटरी, डेटोनेटर वगैरह सब बरामद हुए हैं। एक पिस्टल भी बरामद हुई है। लेकिन जो सबसे अहम बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कही है, वो ये कही कि पीएफआई संगठन की तैयारी क्या है। वो छोटे छोटे ग्रुप्स तैयार कर रहा है, वो एक वर्ग विशेष के जो मजबूत शरीर वाले लोग हैं उनको तैयार कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, उनको देश के खिलाफ एक जंग छेड़ने के लिए उकसा रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मथुरा में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे तब पीएफआई की ओर से लगातार खंडन किया गया था। उसकी वेबसाइट पे भी ये दिया गया था कि ये चारों लोग हाथरस हिंसा से जुड़े हुए मामले की कवरेज करने के लिए जा रहे थे। लेकिन अब यह बात साबित हो जाती है कि देश के खिलाफ जंग छेड़ने में पीएफआई का बड़ा हाथ है और उनकी तैयारी है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि इस वक्त तमाम चीजों को डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। ऋषभ, ये तैयारी क्या है? साथ बड़े बड़े लॉयर्स भी जुड़े हुए। ये तैयारी क्या है जो अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बता रहे थे, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? क्या तैयारी है? अजय देखिए, शुरुआती तौर पे अगर बात करें पीएफआई की, तो ये जो बताता है कि हमारी एक्टिविटीज ऐसी है कि जो अशिक्षित वर्ग विशेष से जुड़े हुए लोग, जो अशिक्षित हैं, जो गरीब लोग हैं, हम उनकी मदद करते हैं। हम धर्म स्थलों पर जाते हैं, लोगों के लिए कैंप लगाते हैं, उनको मदद करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको स्वास्थ्य संसाधन, उनको नौकरी मुहैया कराने में मदद करते हैं। लेकिन अब इनके जो असल मकसद हैं वो सामने आने लगे हैं। असल मकसद इनका ये है कि वर्ग विशेष के युवाओं को देश के लिए, देश के खिलाफ, कुछ संगठनों के खिलाफ उनके मन में जहर भरना है और जो तैयार हो जाते हैं उनको बाकायदा हिंसक गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो पढ़े लिखे हैं, मजबूत लोग हैं, उनसे ये अपनी कुछ कानूनी जानकारियां हैं, जब मामले कोर्ट में जाते हैं वहां पर कैसे फॉलो किया जाए, इन सब की वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने एक बात बाकायदा पूरी फैक्ट्री बना ली है पीएफआई ने। तो 2-3 बातें इस खबर के बाद साफ हो जाती हैं कि एक तो पीएफआई एक सच है और वो सच ये है कि वो देश में फसाद खड़ा करना चाहता है, देश के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। और दूसरी बात कि ये लोग सक्रिय हैं यूपी के भीतर, ये भी इससे साफ हो जाता है। और आपको बताएं कि चमोली आपदा अपडेट क्या है। तपोवन टनल में 9 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज टनल से 2 शव बरामद किए गए हैं, जिसके बाद शवों की संख्या 58 हो गई है। सिर्फ तपोवन टनल से 11 शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। 58 शवों में से अब तक 30 शवों की शिनाख्त हुई है। और तपोवन टनल के भीतर लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। टनल के भीतर कीचड़ और पानी आने से के चलते रेस्क्यू के काम में दिक्कतें आ रही हैं। फिर भी रेस्क्यू की टीम लगातार यहां काम में जुटी हुई है। जब से हम लगे हुए हैं, पूरा दिन रात हमारी मशीनें यहाँ पे चल रही है। जितना माल निकालते हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे फिर इकट्ठा हो जाता है। जितने देर में हम एक बॉकेट बाहर लेके जाते हैं उतनी देर में वहाँ पे फिर माल इकट्ठा हो जा रहा है। तो धीरे धीरे वो बढ़ ही रहा है माल, जैसे आगे निकालते हैं। अंदर पानी भी आ रहा है, दिक्कत हो रहा है। अंदर पानी आ रहा है क्या? पानी आ रहा है जी जी। आज से पानी शुरू हो गया है अभी यहाँ से। तो रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है इस पानी से? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जी। जितना माल निकालते हैं वो आधा रास्ते में गिर जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की सीधी में आज भयंकर सड़क हादसा हो गया। नर्सिंग छात्र छात्राओं से भरी हुई एक बस नहर में जा गिरी। बस में करीब 50 लोग सवार थे। इस हादसे में अब तक नहर से 45 शवों को निकाला गया है। डीएम रविंद्र चौधरी ने बताया कि हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में घायल 3 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। 2 अभी भी भर्ती हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर नहर में गिरे लोगों को बाहर निकाला। छात्रों से भरी हुई बस सीधी से सतना की ओर जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी।
दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व राज्य मंत्री पर एफआईआर दर्ज की गई है। बनवारी लाल कंछल और नटवर गोयल पर एफआईआर। फ्लैट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। एफआईआर में 7 लोगों के नाम शामिल हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व राज्य मंत्री पर एफआईआर धोखाधड़ी की। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा आज दिल्ली की मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। बीजेपी नेता ने बताया कि रिंकू शर्मा के परिवार को 1 करोड़ की मदद दी गई है। ये राशि करीबन 9,000 लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि के रूप में परिवार की मदद के लिए दी थी। इसके साथ ही एक बार फिर कपिल मिश्रा ने मांग की है कि इस घटना की जांच आतंकी घटना के तौर पर होनी चाहिए। आपराधिक घटना नहीं है, ये कोई हीट ऑफ द मूवमेंट की लड़ाई नहीं है, ये जिहाद है, आतंकी हमला है। रिंकू को केवल इसलिए मारा गया निशाना बनाकर, नजर रखकर कि इस क्षेत्र में धर्म का सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है उसको मारेंगे, उसकी पहचान करके उसको मारा गया है। केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वो भगवान श्री राम के मंदिर का जुलूस निकालता था, जय श्री राम का नारा लगाता था। केवल इसीलिए उसकी हत्या की गई है। इसको आतंकी घटना के तौर पर जांच होनी चाहिए। हत्यारों को फांसी से नीचे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी दुनिया से 9,000 लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि के रूप में परिवार के लिए आर्थिक मदद भेजी है। 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद हम परिवार को दे रहे हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार कुंभ इस बार सिर्फ 30 दिनों का होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि कुंभ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। वहीं बड़े स्नान के दिन कोई ट्रेन भी नहीं आएगी। नए बसों को चलाने के लिए अलग से इजाजत लेनी होगी ताकि भीड़ को कम रखा जाए। बसंत पंचमी के दिन आज गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जो धरना स्थल बना हुआ है वहां पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि जो भी यहां धरना प्रदर्शन करने आए अपने मौलिक कर्तव्यों को याद रखें। यहां पहुंच रहे लोगों से ज्ञापन तो लिया ही जा रहा है, साथ ही उन लोगों को भारत के संविधान के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। हमारे कलेक्ट्रेट में एक स्थान चिन्हित है जहां पर लोग अपने अधिकारों को लेकर के धरना और शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। और हमने उसी स्थान पर एक मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देने के लिए एक बोर्ड लगाया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी लोग हमारे यहाँ ज्ञापन देने के लिए आते हैं, धरना और प्रदर्शन के लिए आते हैं, और उनको हम मौलिक कर्तव्यों की भी जानकारी दे रहे हैं और उसकी एक प्रति उनको हम उपलब्ध कराते हैं। उद्देश्य केवल ये है कि हमारे मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के मध्य सामंजस्य और संतुलन बना रहे। कुछ ही पलों में जारी है बाकी खबरों का सिलसिला।